दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एक लाइन बोली गई थी, क्रांति अपने ही बच्चों को खा जाती है। ये लाइन किसी शायर की नहीं थी, बल्कि उस गिरोंडिस्ट नेता पियर वर्नियोट की थी, जिसने खुद उस क्रांति को जन्म दिया था और बाद में उसी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। सोचिए, 2 साल पहले जिन हाथों ने काठमांडू की सड़कों पर तख्तियां उठाई थी, आज वही हाथ फिर से उठे हैं, लेकिन इस बार निशाने पर कोई पुराना नेता नहीं, बल्कि वही शख्स है जिसे उन्होंने खुद अपने कंधों पर बिठाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। किन युवाहरू फेरि बालिन सरकारकै विरुद्ध उत्रिए त यो स्थिति देख्न सकिन्छ। गणेश नेपालीको मृत्यु आज। दोस्तों, क्या होता है जब जिस जनरेशन ने बदलाव की उम्मीद में एक पूरी सरकार गिरा दी थी, वही जनरेशन 4 महीने के अंदर फिर सड़कों पर उतर आए। क्या होता है जब क्रांति की भाषा बोलने वाले नेता खुद क्रांति के निशाने पर आ जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ नेपाल की कहानी है या ये एक पैटर्न है जो हर उस देश में दोहराता है जहां जनता इंस्टीट्यूशंस को दरकिनार करके गुस्से में किसी एक चेहरे पर पूरा भरोसा लाद देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो बात शुरू होती है अप्रैल 2026 से, जब काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने एक नेशन वाइड एविक्शन ड्राइव चलाई। सरकार और इनक्रोच जमीन से करीब 2600 परिवारों यानी लगभग 15,000 लोगों को हटाया गया, बिना किसी ठोस रीसेटलमेंट प्लान के। जिन 325 परिवारों को टेम्पररी होल्डिंग सेंटर्स में शिफ्ट किया गया, उनमें से 60 से ज्यादा परिवार 6 जुलाई को डेडलाइन के बाद भी वहीं फंसे रह गए। और फिर बारिश आई, कीर्तिपुर का होल्डिंग सेंटर जहां करीब 150 डिस्प्लेस परिवार रह रहे थे, पानी में डूब गया। ठीक इसी हफ्ते एक और घटना हुई। 25 साल का एक राइड हेलिंग ड्राइवर गणेश नेपाली त्रिपुरेश्वर में डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट के बाहर खड़ा था। म्युनिसिपल पुलिस ने उसकी बाइक का व्हील लॉक कर दिया एक पार्किंग विवाद पर। बहस बढ़ी और उस युवक ने खुद को आग लगा ली। कुछ ही दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। यही वो चिंगारी थी जिसने जेनजी प्रोटेस्ट 2.0 को जन्म दे दिया। सिंह दरबार सेक्रेटेरिएट के बाहर सैकड़ों लोग जमा हुए, नारे लगे, एंड एट्रोसिटी अगेंस्ट द पुअर, रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स। जेनजी एक्टिविस्ट जब फ्लड इफेक्टेड होल्डिंग सेंटर का हाल देखने गए तो पुलिस ने उन पर बेटन चार्ज किया, गिरफ्तारियां हो गई। कोशी प्रोविंस में सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट के दौरान 26 और लोग हिरासत में लिए गए। इस पूरी तस्वीर के केंद्र में है बलेंद्र शाह यानी बलेन शाह, एक रैपर, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू का मेयर बना, जिसने भ्रष्ट पुरानी राजनीति को चुनौती दी, साफ सुथरे गवर्नेंस का वादा किया। 2025 में जब जेनजी लेड एंटी करप्शन प्रोटेस्ट ने केपी शर्मा ओली सरकार को गिरा दिया, तो उसी लहर पर सवार होकर के उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी 2026 के चुनावों में भारी बहुमत से जीत गई। महज 35 से 36 साल की उम्र में वो नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना। 27 मार्च को उसने शपथ ली, 100 पॉइंट गवर्नेंस एजेंडा का वादा किया और आज 4 महीने के भीतर ही वही जनता जिसने उसे सिर आंखों पर बिठाया था, उसके खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रही है। अब यहाँ पर एक सवाल कि क्या ये जेनजी की गलती है? बिल्कुल नहीं। जो जनरेशन अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में है, जो अभी अपनी राजनीतिक समझ बना ही रही है, उसे बरगलाना तो बहुत आसान होता है। असली सवाल उन ताकतों पर है जो इस उम्र के जोश को, इस गुस्से को एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करती है, व्यवस्था को उखाड़ने के लिए, बल्कि उसे बदलने के लिए नहीं। दुनिया भर में डेमोक्रेसी चलाने का एक टाइम टेस्टेड तरीका होता है, ब्यूरोक्रेटेड, फॉर्मल, इंस्टीट्यूशनल। चाहे आपको वो तस्वीर कितनी भी धीमी, कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना लगे, कोई भी सरकार इस ढांचे से बाहर जाकर के टिकाऊ ढंग से नहीं चल सकती। इतिहास इसका गवाह है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखिए। राजशाही के खिलाफ जो क्रांति लिबर्टे, अजुलाइते, फ्रेंतराइते के नाम पर शुरू हुई थी, वो कुछ ही सालों में रेन ऑफ टेरर में बदल गई, जहां हजारों लोग गिलोटिन पर चढ़ाए गए, यहां तक कि वो लोग भी जिन्होंने क्रांति शुरू की थी। रशियन रिवॉल्यूशन को देखिए। सार के खिलाफ जो बगावत मजदूरों और किसानों की आजादी के नाम पर शुरू हुई थी, वो स्टालिन के पर्जेस में बदल गई, जहां लाखों लोग मारे गए। हाल के सालों में यूक्रेन का मैदान मूवमेंट देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट देख लीजिए, और अब नेपाल। हर जगह पैटर्न एक जैसा है। व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा जायज था, लेकिन जब वो गुस्सा इंस्टीट्यूशनल रास्तों को बाईपास करके निकलता है, तो क्रांति सिर्फ अपराधियों को नहीं हटाती, वो खुद नए अपराध और नए अपराधी भी पैदा करती है। सत्ता का खालीपन कोई और भरता है, और अक्सर वो पहले वाले से बेहतर नहीं होता। और ये सिर्फ डेवलपिंग डेमोक्रेसीज की बात नहीं है। खुद अमेरिका को देख लीजिए। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आए थे, तो उन्हें एक नई कम्युनिकेशन स्टाइल की तरह सेलिब्रेट किया गया, एस्टेब्लिशमेंट को चुनौती देने वाला आउटसाइडर। आज सालों बाद वही स्टाइल पूरी दुनिया की व्यवस्था को हिला रही है। मतलब साफ है कि जो नेता या मूवमेंट मैं सिस्टम तोड़कर सब ठीक कर दूंगा के नारे पर सत्ता में आता है, वो देर सवेर उसी सिस्टम की कमी का शिकार बनता है जिसे उसने नजरअंदाज किया था। अब यहाँ पर बलेन शाह की कहानी फिट बैठती है। एक रैपर टर्न मेयर जिसकी अपील ही ये थी कि वो सिस्टम के बाहर का आदमी है, ब्यूरोक्रेसी से ऊपर है, पुराने नेताओं से अलग है। लेकिन जब वही आदमी प्रधानमंत्री बनकर के गवर्नेंस चलाने बैठा, तो उसे भी उन्हीं इंस्टीट्यूशनल सवालों का सामना करना पड़ा जिनसे उसे कभी दूरी बनाई थी।
कानून के दायरे में म्युनिसिपल पुलिस कैसे काम करेगी, एविक्शन से पहले रीसेटलमेंट प्लान कहां पर है, होल्डिंग सेंटर्स की बुनियादी सुविधाएं कौन दिखेगा, और जब उसकी सरकार भी उन्हीं पुराने तरीकों पर उतर आई, बिना एजुकेट नोटिस के एविक्शंस, बिना लीगल अथॉरिटी के बिटन चार्ज, तो जिस जेनजी ने उसे आउटसाइडर समझ करके वोट दिया था उसे लगा कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। अरे मजे की बात तो देखिए कि वो खुद बुलंद शाह ने मेयर रहते हुए एक पुराने सेल्फ इमोलेशन केस को राज्य की सबसे बड़ी नाकामी कहा था। आज उसी सरकार पर वही आरोप लग रहे हैं। अब जरा आप भारत की तरफ देखिए, यहाँ भी यही चाहत रहती है, यही सोच बार बार सिर उठाती रहती है कि सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट का लद्दाख मूवमेंट, 6 शेड्यूल की मांग, स्टेटहुड की मांग, हंगर स्ट्राइक्स और उसके बाद टकराव और गिरफ्तारियां, मंशा शायद नेक हो, लद्दाख के मुद्दे असली हो, लेकिन जब कोई मूवमेंट इंस्टीट्यूशनल नेगोशिएशन से आगे बढ़कर सड़क पर टकराव और स्ट्रीट प्रेशर का रास्ता चुनता है तो नतीजा अक्सर वही होता है जो नेपाल में दिख रहा है। गुस्सा बढ़ता है, टकराव बढ़ जाता है, लेकिन असली समाधान पीछे छूट जाता है। तो अगर कोई ये सोचे कि सोनम वांगचुक हो या बुलंद शाह हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उनका सिस्टम तोड़ो नया लाओ वाला रास्ता जो है वो असली बदलाव है, तो इतिहास बार बार यही सिखाता है। पहला, समय परखे हुए इंस्टीट्यूशनल तरीकों की जगह कोई शॉर्टकट टिकाऊ नहीं होता। दूसरा, क्रांति चाहे जितनी नेक नियत से शुरू हो, वो अपने साथ नया अपराध और नए अपराधी लेकर आती है। और तीसरा, फॉर्मेटिव ईयर्स में खड़ी जनरेशन को बरगलाना जितना आसान है, उसे संभालना उतना ही मुश्किल। इसलिए जिम्मेदारी उन युवाओं पर नहीं है, उन ताकतों पर है जो उनके गुस्से को शॉर्टकट की तरह भुनाती हैं। फ्रेंच क्रांति का ग्लैटिन हो, रूस के पजेस हो या काठमांडू की गीली सड़कों पर जलती हुई बाइकें, इतिहास बार बार एक ही सबक देता है। व्यवस्था चाहे जितनी भी सुस्त लगे, उसे बाईपास करने का रास्ता हमेशा एक नए संकट में बदल जाता है। असली बदलाव नारों से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने से आता है। और शायद यही वो लाइन है जो वर्नियोर ने गिलोटिन पर चढ़ने से पहले नहीं सोची होगी, लेकिन आज हर उस मुल्क को याद रखनी चाहिए जो शॉर्टकट से बदलाव ढूंढ रहा है। दोस्तों, अब इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।